हेलो स्टूडेंट्स। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी खुश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और मेरे चैनल पर जरूर पढ़ते होंगे। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है पाठ 6 पार नजर के, जिसे लिखा है विष्णु जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने। इस पाठ का मराठी में अनुवाद किया है रेखा देशपांडे जी ने। तो हमारी ये कहानी ना बड़ी खूबसूरत सी कहानी है। एक छोटा बच्चा है जो कि अपने डैडी के साथ, अपने परिवार के साथ एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर उस एरिया से बाहर जाना अलाउ नहीं है, सिक्योरिटी पास लगता है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग सी है ना, स्पेस के ऊपर कोई कहानी है। तो देखो, वह एक सुरंग नुमा रास्ता था, मतलब एक सुरंग के जैसा रास्ता था, अंडरग्राउंड रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। तो ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही है। हमें जिस चीज के लिए मना कर दी जाए हम वो करते हैं, है ना। अगर हमारे मम्मी पापा बोल दें कि बेटा वो काम मत करना, हम डेफिनेटली करते हैं, है ना। क्यूरियोसिटी हो जाती है कि अरे मम्मी पापा ने मना किया तो क्यों मना किया, है ना। तो ये भी एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम छोटू है। ये क्या करता है, अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लेता है और पहुंच जाता है सुरंग में। फिर क्या हुआ, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज। पापा को काम पर जाना होता है। अभी जो छोटू है अपने मम्मी से बोल रहा है, उसकी मम्मी ने कहा तुम्हें मना किया है ना वहां जाने के लिए, फिर तुम क्यों जाते हो। तो वो कहता है कि फिर पापा क्यों जाते हैं। उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि अगर वहां पे जाना मना है तो पापा क्यों जाते हैं। तो छोटू की माँ कहती है क्योंकि पापा वहां पर काम पर जाना पड़ता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच में। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। ये आम आदमी के लिए इस सुरंग से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही उस सुरंग नुमा रास्ते से होकर जाते थे और वो वहां से जा सकते थे। छोटू के पापा उन्हीं चुनिंदा लोगों में से थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह तो सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने के लिए एक बंद दरवाजा का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला और तुरंत दरवाजा खुल गया, मतलब स्वैप किया, कार्ड को स्वैप किया, दरवाजा खुल गया। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। पर घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की तो आज खैरियत न थी। छोटू के पापा ना होते तो आज छोटू का तो बचना मुश्किल था। मतलब आज छोटू को तो उसकी माँ से डब्बे से मार पड़ती थी, डंडे से मार पड़ती थी कि तुझे मना किया था तो तू खरगोश पकड़ने क्यों गया था। छोटू भी, हाँ, वो खरगोश पकड़ने गया था, क्या करने गया था बताओ। वो गया था देखने कि उसके पापा आखिर जाते कहाँ हैं, किस लिए जाते हैं, वहां हमें जाना क्यों मना है, हम क्यों नहीं जा सकते, है ना। तो वो तो ये लोग जमीन के नीचे रहते थे और उसके डैडी स्पेस में काम करते थे। तो वहां पर आपको एक स्पेस क्राफ्ट में जाने के लिए स्पेस सूट पहनना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर आप बिना स्पेस सूट पहने नहीं जा सकते। छोटू ने पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले अरे छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकते। वहां पर ऑक्सीजन लेवल क्या है, बहुत कम है। तो फिर आप कैसे जाते हो वहां पर। छोटू का सवाल लाजमी था, मतलब बिल्कुल सही था कि आप कैसे जाते हो। मैं वहां एक खास
किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किसके जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने से के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब स्पेस में जाने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास के उसके पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। तो सूरज में उसके डैडी अब बता रहे हैं कि पहले हम धरती पर थे, लेकिन वहां पर जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हुए, क्लाइमेटिकल चेंजेस हुए, उससे क्या हो गया, वहां का तापमान बिगड़ गया। अब वो धरती रहने लायक नहीं है। तो अब ये लोग मंगल ग्रह पर हैं और धरती के नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, मतलब लाइट मिलता है और गर्मी भी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति में बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और जीव क्या हो गए, असक्षम हो गए। जैसे कि अभी हमारा क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, तो उसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का क्या किया, सामना किया। अपने तकलीफी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। तो उसके जो डैडी है ना, छोटू के डैडी, वो बता रहे हैं कि हम क्यों नहीं वहां जा सकते, उस गेट के बाहर क्यों नहीं जा सकते। पहले हम कहाँ रहते थे, जगह कैसी थी, सब क्लाइमेटिकल कंडीशन अच्छा था, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से पूरा जो क्लाइमेटिकल कंडीशन था वो क्या हो गया, खराब हो गया। खराब होने की वजह से वो जगह रहने लायक नहीं रही, है ना। तो अब वो लोग क्या करते हैं, धरती के नीचे, जमीन के नीचे रहते हैं। और उन लोगों ने सारी यंत्र लगा रखी है जिससे उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिल सके और लाइट आ सके, उन्हें नुकसान ना हो। तो और वो बस ये चेक करते रहते हैं कि जितने यंत्र उन लोगों ने लगाए हैं वो क्या है, ठीक तरह से चल रहे हैं। ठीक है, मुझ जैसे चुनिंदा लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रख सकते हैं। तो बच्चा छोटू कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना पापा, तो भी मैं यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, तो उसके डैडी बोलते हैं बिल्कुल, मगर उसके लिए तो तुम्हें खूब पढ़ना होगा, माँ पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर आ रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा कि कोई आसमान का तारा नहीं है, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा था है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। अब आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में अपनी धरती के अलावा कौन से ग्रह पर जीवी का अस्तित्व होगा? कौन हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का
प्रयोग किया है, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तो संभव होगा। देखें, अब छोटू के पापा को ड्यूटी पर काम पे, जो उनके जगह पे ड्यूटी जिसकी थी, अब ड्यूटी चेंज हो रही है, शिफ्ट चेंज हो रहा है। तो छोटू के पापा जिस इंसान की ड्यूटी पर अपना उनके रिलीवर की जगह पर आए हैं, वो रिलीवर उन्हें बता रहा है कि देखो ऐसा ऐसा है, तुम्हें तुम्हारा अभी काम ये है कि इस पे मॉनिटर करना है क्या है क्या नहीं है। तो उसके डैडी वही सोच रहे हैं कि अब कौन सा ऐसा ग्रह होगा, कौन सी ऐसी प्रजाति होगी जो कि इतना तरक्की कर चुकी होगी, उनके पास अंतरिक्ष यान है और हमारी धरती पर चला आ रहा है। ये कौन हो सकता है? तो बहुत सारे सवाल उनके छोटू के डैडी के मन में उठ रहे हैं। अब अंतरिक्ष यान में एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, मतलब उसके ऊपर कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे थे। कॉलोनी की प्रबंध समिति भी सभा बुलाई गई थी और अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब सब लोग बहुत परेशान हैं कि ये क्या चीज है और ये हमारे इर्द गिर्द ही क्यों घूम रहा है। इसमें से कौन निकलते हुए चला आ रहा है जिसके हाथों की लंबाई मतलब बढ़ रही है। वो इंसान जो भी उसमें है, जो भी प्राणी है, उसकी लंबाई बढ़ती चली जा रही है। और हमारे अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द कौन सा है जो चक्कर काट रहा है। ऐसे कई सारे सवाल छोटू के डैडी के मन में उठने लगे। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कागज समेटते हुए बोलना स्टार्ट किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर करने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। लेकिन ये आसमान पर है तो हम इसे बेकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये जमीन पर उतर जाए तब हम इसे बेकार कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, ये वैज्ञानिकों के ना नंबर दिए गए थे, नंबर 1, नंबर 2। तो नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वो बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, तो इनके बेकार होने की दूसरी ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय ये है कि हमें सिर्फ इसका अवलोकन करते रहना चाहिए, मतलब इसको हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह के प्रबंध हमारे यहाँ किए जाए। नंबर 3 इंसान कहता, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे वो। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, और चोंगा मतलब रिसीवर उठाया। 1 मिनट सभा को संबंधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। पापा उस कंट्रोल रूम में उसे ले जाते हैं। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक
एक साफ नजर आ रहा है। जैसा अजीब लग रहा है, कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, कोई अंदर, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने ऐसा कहा। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिया और जिस पर कई बटन थे। एक अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने उन सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अथा अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के टेक्नीशियंस टेक्नीशियंस इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छापा। नासा के टेक्नीशियंस को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। तो ये जो एक यंत्र गया था, अंतरिक्ष यान गया था, ये कहाँ से गया था, नासा से गया था, ताकि चंद्रमा पर मंगलयान पर जाके वहां की मिट्टी का सैंपल ला सके। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो एक के बच्चे की कहानी है जो कि जिसके पिता उसे मना करते हैं, उसकी माँ मना करती है और ऐसा मना किया गया था कि वहां नहीं जाना, लेकिन ये जाना चाहता है, बहुत ही इच्छुक है। एक छोटे बच्चे का बालपन का मन बताया गया है कि वो कितना सोच रहा है। ठीक है, अब हम लोग भाषा की बात देख लेते हैं। वार्तालाप शब्द कैसे बना है, वार्ता प्लस आलप से बना है ना। यहाँ वार्ता के अंत में आ और आ, देखो अभी ये संधि विच्छेद है, संधि, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वार्तालाप। संधि क्या होता है, दो शब्द आपस में मिलते हैं, मतलब दो शब्द, मतलब पहला शब्द ये है, दूसरा ये है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण के संयोग से जो नया शब्द बनता है उसी को हम संधि कहते हैं। तो जब ये दोनों मिल रहे हैं तब जो परिवर्तन हुआ उसी को हम संधि कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ये वर्ड ले लेती हूँ शिष्टाचार, तो शिष्टाचार में क्या है, यहाँ पर है शिष्ट। ठीक है, शिष्ट प्लस आचार। ओके, तो ये क्या बना, शिष्टाचार बना। फिर यहाँ पर श्रद्धांजलि है, तो श्रद्धांजलि में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, श्रद्धा प्लस अंजलि। यहाँ पर दिनांक, तो दिन प्लस अन्ना अंक। ठीक है, दिन प्लस अंक। उत्तरांचल, तो यहाँ पर क्या है, उत्तर प्लस आंचल। ठीक है, उत्तर प्लस अंचल। सूर्यास्त, तो यहाँ पर क्या होगा, सूर्य धन अस्त। फिर यह अल्प धन आहार। ठीक है, आहार, ये हो गया। अब तो यहाँ पर हमने देखा, तो यहाँ पर कौन सा ये था, कौन सी संधि थी, इन सब में हमारी दीर्घ संधि थी। दीर्घ संधि मतलब जब अ में आ मिल जाए, ठीक है, या फिर आपके बड़े ही की मात्रा बन जाती है, जहां पर बड़ा बड़ा आ बन जाए, है ना,
बड़ी ई बन जाए, बड़ा ऊ बन जाए, है ना, बड़ी ई बन जाए या बड़ा ऊ बन जाए, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। दीर्घ संधि का एक रूल होता है, कहते हैं अत सवर्णे दीर्घ, मतलब जब दो वर्ण कौन से स्वर व्यंजन जब मिलते हैं तब, और वो बड़े वर्ण की बड़ा वर्ण बन जाए, वहां पर क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा। उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी क्या है, अंतर है। वाक्यों का मुहावरे में विशिष्ट अर्थ होता है, ऐसे ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रिया का प्रयोग हुआ है जिनके मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। तो अभी नजर पड़ना मतलब क्या होता है, अचानक दिखाई देना, अचानक दिखाई देना। अगर हम इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो क्या हो गया, अचानक मेरी नजर अंतरिक्ष यान पर पड़ी, अचानक मेरी नजर अंतरिक्ष यान पर पड़ी, ठीक है। फिर इसका सेकंड क्या होगा, नजर रखना, नजर रखना। नजर रखना में क्या होगा, मतलब कि नजर रखना मतलब निगरानी रखना, है ना, निगरानी रखना। मैं अपने खेतों की निगरानी रखता हूँ, मैं अपने खेतों पर नजर रखता हूँ, ठीक है, ये हो गया। फिर अगर हम लोग यहाँ पर थर्ड वाले की बात करें तो क्या है, नजर आना। तो नजर आना मतलब साफ साफ दिखाई देना, इसका क्या मतलब होगा, साफ साफ दिखाई देना। तो इसका अगर हम लोग सेंटेंस बनाए तो मैं अपने साफ साफ दिखाई देना, तो यहाँ पर होगा, यहाँ से मेरा स्कूल साफ नजर आता है, यहाँ से स्कूल साफ नजर आता है, ठीक है। फिर आपका फोर्थ है नजरें नीची होना, मतलब शर्म से झुक जाना, शर्मिंदा होना, ठीक है। तो परीक्षा में अच्छे अंक ना आने के कारण मेरी नजरें क्या हो गई, नीची हो गई। नीचे एक शब्द के दो रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है, दूसरा विशेषण। तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है आकर्षक और आकर्षण, तो आकर्षण यहाँ पर आपका संज्ञा है और आकर्षक आपका विशेषण है। प्रेरणा प्रेरक, तो प्रेरणा आपका ये हो जाता है आपका भाववाचक संज्ञा और प्रेरक हो जाता है आपका विशेषण। प्रभाव प्रभावशाली, प्रभाव आपका संज्ञा है और प्रभावशाली आपका विशेषण है। प्रतिभाशाली प्रतिभा, तो प्रतिभाशाली आपका विशेषण है और प्रतिभा तो देखो किसी किसी का नाम भी होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये संज्ञा है। अगर हम इनका सेंटेंस बनाना चाहें, ठीक है, अगर हम इनका सेंटेंस बनाते हैं तो आकर्षक, आकर्षक का सेंटेंस क्या हो जाएगा, आकर्षक, बाहरी दुनिया बड़ी आकर्षक होती है, ठीक है, बाहरी
दुनिया आकर्षक होती है। ठीक है, फिर अगर हम आकर्षण की बात करें तो प्रेम में आकर्षण होता है। प्रेम में आकर्षण होता है। ठीक है, अब प्रेरणा, प्रेरणा की अगर बात की जाए तो प्रेरणा में क्या लिखेंगे हम? प्रेरणा में लिख सकते हैं उनकी पेंटिंग प्रकृति से प्रेरित है ना? उनकी पेंटिंग किससे प्रेरित? उनकी पेंटिंग प्रकृति से प्रेरित है। फिर प्रेरक, प्रेरक में क्या होगा? यह प्रेरक, यह राजनीतिक भाषण है। यह राजनीतिक भाषण है जो कभी कभी, जो कभी कभी प्रेरक होती है। ठीक है, अब अभी हम प्रभाव का देखें तो प्रभाव का रहेगा भारत और इंडोनेशिया में सूफियों का बहुत अधिक प्रभाव है। फिर प्रभावशाली का अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहेगा कि प्रभावशाली के लिए हम लिख सकते हैं मेरे नाना जी बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है, उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है। फिर प्रतिभाशाली का अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति प्रतिभाशाली हो सकता है। प्रतिभा, हर एक बच्चे में कोई ना तो कोई प्रतिभा पाई जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी और इस क्लास से आप लोगों ने क्या सीखा, इस कक्षा से आपने क्या सीखा, अपनी सीख को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपलोड करिएगा। इस पाठ की सीख क्या है और दो सीख आपको लिखनी है इस पाठ से जो भी आपने सीखी है। जो भी इस का आंसर कमेंट सेक्शन में करेगा मैं उसकी कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट बना के अपलोड करूंगी और उसमें आपका नाम, आपका यूज़र आईडी पोस्ट किया रहेगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अगले पाठ के साथ मैं बहुत जल्दी आप सभी के समक्ष आ जाऊंगी। टिल देन टेक केयर।